बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद स्टेशन नंबर 14। ये ब्लैक लाइंस नेक के पीछे हैं। इसका डायग्नोसिस क्या? डायग्नोसिस ये है कि एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है। इसकी टू कॉजेस मोस्ट प्रोबेबली इसलिए डायबिटीज मेलाइटिस में होता है। इसके अलावा कार्सिनोमा स्टमक, ओवरी, लंग या अकल्ट मैलिग्नेंसी के अंदर हो सकता है। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस क्या है? एक स्किन की कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास वेलवेटी थिकन्ड डार्कन्ड पैचेस बन जाएंगे, हाइपरपिगमेंटेड। ये नेक, आर्मपिट, ग्रोइन, अंडर ब्रेस्ट और एल्बोज और नी पे बन सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस की मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है। जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं केराटिनोसाइट और डर्मल फाइब्रोब्लास्ट पे। ये सेल की प्रोलिफरेशन को इंक्रीज करते हैं, मेलानिन प्रोडक्शन को, जिसकी वजह से डार्क थिक वेलवेटी स्किन होती है। अदर मैकेनिज्म में जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं जो कि रेयर है, मेडिकेशंस हैं लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, निकोटिनिक एसिड कोसिटीज, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है, सर्टेन कैंसर, गैस्ट्रिक और ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह। डिजीजेस जिनके साथ इसकी एसोसिएशन है उसके अंदर हमारे पास एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक आ जाते हैं, लाइक टाइप 2 ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पीसीओएस, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगली, हाइपोथायराइडिज्म। जेनेटिक्स के अंदर फैमिलियल एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की पूरी फैमिली को हो। इसके अलावा सिंड्रोमिक लाइक टाइप ए इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप बी इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यू टू ऑटो इम्यून कंडीशंस। इसके अलावा हमारे पास मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड एकैंथोसिस हो सकती है। ये सडन होगी, स्वेयर होगी और गैस्ट्रिक एडिनोमा से मोस्ट कॉमनली रिलेटेड है। इसके अलावा जीआई, लंग, लीवर और यूट्राइन कैंसर के साथ रिलेटेड है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ईसीजी। ईसीजी की अगर हम बात करें तो अब इन्होंने पूछा व्हाट आर द फाइंडिंग इन द ईसीजी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द 3 स्टेप इमीडिएट ट्रीटमेंट। इसके अंदर हमारे पास वैसे तो ईसीजी को हम डिटेल किसी और वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन एसटी एलिवेशन है लीड V2 से V5 के अंदर। लीड V2 से V5 कहां पे आ रही है? ये लीड V2 है 3 4 5। इसके अंदर एसटी एलिवेशन नजर आ रही है। इसके अलावा डायग्नोसिस क्या है? एंट्रोसेप्टल मायोकार्डियल इंफेक्शन, क्योंकि V1 से लेकर V5 तक, V6 तक ये सारी जो है एंटीरियर वॉल को शो करती हैं, V2 से लेकर V5 तक, और V1 और V6 जो है वो लेटरल वॉल को शो करती हैं। एंट्रोसेप्टल वॉल ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है। अब इसका मोस्ट प्रोबेबल ट्रीटमेंट हमारे पास मॉर्फिन, ऑक्सीजन इनहेलेशन, थ्रोम्बेक्टमी, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी हो सकता है। इसको हम डिटेल से कभी और पढ़ेंगे। आगे हमारे पास है एनाइन गैप्स मैच एसिड बेस डिसऑर्डर विद क्लिनिकल डायग्नोसिस। अगर हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है विद हाई एनाइन गैप, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्रॉनिक रीनल फेलियर चल रहा है। हाई एनाइन गैप कैसे होता है? रीनल फेलियर के अंदर हमारे पास एनाइंस जो हैं वो उनकी एक्सक्रीशन डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एनाइन गैप ज्यादा हो जाता है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बहुत ज्यादा एक्सेल हो रही है, यानी कि हाइपर वेंटिलेशन। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेल होगी तो बॉडी की पीएच जो है वो डिक्रीज करेगी, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगा। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मींस के बायोकार्बोनेट्स आयन बॉडी जो है वो रिटेन करना शुरू हो गई है, जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आ जाएगा। यस। उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब कोई लंग पैथोलॉजी है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी में रिटेन हो रही है, जैसे सीओपीडी। मेटाबॉलिक एनाइन गैप, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप। नॉर्मल एनाइन गैप का मतलब ये है कि किडनी का कोई खास मतलब क्रॉनिक इशू नहीं है जिसकी वजह से एनाइन गैप नॉर्मल है, लाइक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेशन नंबर 17। एसिड बेस इंबैलेंस के बारे में ही मजीद बात करें तो दो तरह का है। सबसे पहले हमने पीएच देखनी है। अगर जो है वो पीएच 7.35 से 7.45 तक नॉर्मल होती है। अगर जो है हमारे पास 7.45 से ज्यादा है तो इसका मतलब एल्कलोसिस है, 7.35 से कम है तो इसका मतलब एसिडोसिस है। दो तरह से एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक है कि रेस्पिरेटरी है। पीएच 7.35 से कम है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ब्लड एबीजीज के अंदर हमने वैल्यू देखनी है। 45 से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन हो रही है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कब रिटेन होगी? जब लंग की पैथोलॉजी होगी, जब लंग्स जो है इसको इफेक्टिवली एक्सक्रीट नहीं कर सकते। सीओपीडी, एस्मा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, सीएनएस डिप्रेशन के अंदर भी रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होगी, या रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस के अंदर। इसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास किडनी जो है वो रिटेन करेंगे बाइकार्बोनेट्स को, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो रहा है? उसमें भी पीएच कम हो रही है 7.35 से, लेकिन मेन मसला आ रहा है एबीजी में बाइकार्बोनेट 22 से कम है। ये कब होता है? जब कीटो एसिड्स जो हैं वो बिल्ड होना शुरू हो बॉडी में, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, लैक्टिक एसिडोसिस में या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में। ये चीजें जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कराएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि कंपनसेशन के तौर पर लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा ब्लो ऑफ करेंगे और ये फास्ट प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास आता है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस में हमने देखना है कि पीएच 7.45 से ज्यादा है। पीएच 7.45 से ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर देखा या बाइकार्ब का प्रेशर देखा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो इसका मतलब ये कि 35 से कम है तो इसका मतलब ये कि लंग्स जो है वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हाइपर वेंटिलेशन कर रहे हैं। हाइपर वेंटिलेशन क्यों होती है? एंजाइटी में, पेन में, फीवर में, हाई एल्टीट्यूड पे। इसके अंदर जो है वो किडनी एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी अल्कलोसिस को कम करने के लिए बाइकार्ब्स को। फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में 7.45 से पीएच ज्यादा होगी और बाइकार्बोनेट जो है 26 से ज्यादा होंगे। तो हमारे पास ये कौन सी कंडीशन हो सकती है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो कॉज कर सकती है? वॉमिटिंग की वजह से बाइकार्ब्स बाहर निकल गए, सॉरी एसिड बाहर निकलेगा, एनजी सक्शन, इसकी वजह से भी एसिड बाहर निकलेगा तो बाइकार्ब्स ज्यादा हो जाएंगे। डायूरेसिस, इससे भी जो है वो बॉडी के अंदर से एसिड वगैरह निकलेंगे। एंटी एसिड ड्रग्स, इसकी वजह से भी एसिड कम हो जाएगा। और हाइपोकैलिमिया, ये सारी चीजें वो हैं जो एसिड की कमी करेंगी, जिसकी वजह से अल्कलोसिस हो जाएगी। इसमें लंग्स जो है वो रिटेन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये लिमिटेड प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास ये एक डायग्राम दी हुई है। ये क्या है? आईवी लाइन है। आईवी लाइन है, इसकी इंडिकेशन क्या है और तीन कॉम्प्लिकेशन क्या है? आईवी कैनुला आईवी एक्सेस के लिए लगाते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये ब्लॉक भी हो जाता है, इसमें हैमरेज भी हो सकता है, इसका इंफेक्शन भी हो सकता है। आईवी कैनुला के डिफरेंट कलर्स होते हैं, वो कलर क्यों होते हैं? कोडिंग की वजह से, उसकी गेज की वजह से। येलो 24 गेज, ब्लू 22 गेज, पिंक जो है वो 20 गेज का होता है।
18 गेज पे ग्रीन, 16 पे ग्रे और ऑरेंज 14 गेज पे। ये डिफरेंट गेजेस जो हैं वो डिफरेंट एडल्ट्स या पीरियड्स के अंदर इस तरह से यूज होते हैं। जब हमें हाई फ्लो चाहिए होता है तो हम दिस येलो वाला जो है, जितना छोटा गेज का साइज होगा उतना ज्यादा इसका फ्लो रेट होगा। ऑरेंज वाला ट्रॉमा या सर्जिकल प्रोसीजर में लगाते हैं 14 गेज का, 16 गेज ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीजर में ही यूज होता है। ग्रे कलर होता है इसका, ग्रीन 18 गेज, ये भी ट्रॉमा या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर यूज होता है क्योंकि इसका फ्लो रेट ज्यादा होता है। जैसे जैसे गेज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो फ्लो रेट कम होता जाएगा, और वो जो जितना बड़ा गेज का होगा वो बच्चों के अंदर यूज होगा। न्यू नेट्स के अंदर 26 और 24 गेज वाले यूज होते हैं। इनके कलर येलो और वायलेट होते हैं मोस्टली। चिल्ड्रंस के अंदर ब्लू और नॉर्मल आईवी लाइन पिंक होती है या ब्लू होती है और ग्रीन होती है। इसके बाद एक डायग्राम दी हुई है, इसकी आंटी की आंखों से पता चल रहा है कि क्या है। आंटी की आंखें, लिड रिट्रैक्शन, डिफ्यूज स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक, गोइटर को पता चल रहा है ग्रेव्स डिजीज है आंटी को। ट्रीटमेंट मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस हो गया। ट्रीटमेंट के अंदर हम कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल वगैरह देंगे या थायराइडेक्टमी करेंगे, रेडियोएक्टिव आयोडीन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेल्स की पिक्चर दी हुई है और आइस की पिक्चर दी हुई है। आइस के अंदर और बताया हुआ है 28 ईयर ओल्ड रोमैटिक हार्ट डिजीज की पेशेंट है, फीवर है 3 मंथ से, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, पैनसिस्टोलिक मर्मर है और स्प्लीनोमेगली है। ये हमारे पास डिफरेंट चीजें उन्होंने बताई हैं। अब ये नाखूनों के ऊपर जो एक ये लाइन सी नजर आ रही है ये वाली, वो हमारे पास बता रही है कि इसको स्प्लिंटर हेमरेजेस हैं, और आइस के अंदर ये रॉक स्पॉट्स है ये वाला। तो ये हमारे पास इंडिकेशन है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। इसकी इन्वेस्टिगेशन में ब्लड कल्चर और एको कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये उल्टे करके लंग्स पड़े हुए हैं। अगर हम इसको देखें तो लंग्स जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड हैं और हमारे पास हार्ट जो है वो ट्यूबुलर शेप है। ये 3 फाइंडिंग हमने बतानी है, तो ट्यूबुलर हार्ट, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग और वाइडनिंग ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेसेस और फ्लैट डायफ्राम। डायफ्राम डोम शेप होना चाहिए, जबकि इसके अंदर जो है वो फ्लैट है। हालांकि होना कैसे चाहिए था, ऐसे डायफ्राम। और हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं और ट्यूबुलर हार्ट है। इसकी वजह से हमारे पास जो है ये सीओपीडी की पिक्चर है। यस, सीओपीडी की पिक्चर, इसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी क्लासिकल फाइंडिंग है, बैरल शेप चेस्ट एक्सपेंशन कम होगी। फाइंडिंग और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या हाइपर रेजोनेंट नोड मिलेगा क्योंकि एयर पूरे लंग्स में एयर फिल हुई है बहुत ज्यादा, प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन और ब्रोंकाई आएंगे। उसके बाद ये हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन है। हाइड्रोकॉर्टिसोन का एक स्टेशन हम पहले भी कर चुके हैं। 3 इमरजेंसी सिचुएशन इसके यूज के लिए, स्टेटस एपिसेमेटिक साइटोसोनियम क्राइसिस, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। 4 इसके साइड इफेक्ट्स बताने हैं, फ्लूइड एंड सॉल्ट रिटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया। पुशिंग से हमने याद किए थे, कैटरेक्ट, यू से पेप्टिक अल्सर्स, एस से सॉल्ट रिटेंशन, फिर उसके बाद एच से हाइपरग्लाइसीमिया, फिर उसके बाद हमारे पास आई से इन्फेक्शंस, उसके बाद एन से वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड, उसके अलावा जी से हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, और ग्लाकोमा, कैटरेक्ट्स, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर। पिछली वीडियोस में मिल जाएंगे इसके लिंक। इसके बाद हमारे पास है 25 ईयर ओल्ड बॉय है, सोर थ्रोट था उसको 2 वीक्स बैक, और अब वो जो है वो वीकनेस ऑफ लेग के साथ प्रेजेंटेड है, लोअर मोटर टाइप न्यूरॉन लिगन है। इन्फेक्शंस के बाद लोअर मोटर न्यूरॉन की टाइप लिगन यानी लोअर लिम्ब की वीकनेस मोस्ट सजेस्टिव है ज्ञान-बेरी सिंड्रोम की। इसके अलावा भी लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप लिगन की कॉजेस हो सकती हैं, लेकिन इन्फेक्शन पोस्ट इन्फेक्शियस ज्ञान-बेरी सिंड्रोम होता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन साथ चल रहा है तो ट्रांसवर्स मिलाइटिस हो सकता है। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट हम एलपी करेंगे, सीएसएफ एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा क्योंकि ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है तो हम एएफपी के लिए कल्चर भी भेजेंगे ताकि पोलियो को रूल आउट किया जा सके, और नर्व कंडक्शन स्टडीज करेंगे। ये स्टेशन हम पहले भी कर चुके हैं। ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स है बायलेटरली मोस्ट प्रोबेबली, और लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। क्या डायग्नोसिस है, माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या टेस्ट है, एड्रोफोनियम चैलेंज टेस्ट या टेंसिलॉन टेस्ट। एड्रोफोनियम जब हम देंगे तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी और इसको जो है माइस्थीनिया ग्रेविस को रिवर्स करेगी, मसल के काम को बढ़ाएगी। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स जो इसकी ट्रीटमेंट के लिए, पायरिडोस्टिग्मिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोस्पेसिफिक, क्योंकि ये इम्यून प्रोसेस है, थायमैक्टमी। ये स्टेशन भी हमने पहले किया है क्योंकि ये है हाइपर डेंस एरिया ब्रेन के हिसाब से, तो ये है सेरेब्रल हेमरेज। कॉजेस हमने बताया था कि हेमरेजिक इन्फार्क्ट क्या होती है, हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म, एवी मालफॉर्मेशन या कोई ड्रग्स। नेक्स्ट स्टेशन हमारे पास है 30 ईयर ओल्ड मैन है और डेंटल एक्सट्रैक्शन करनी है। उसने पेरिकार्डियम के अंदर उसको मिड डायस्टोलिक मर्मर है, मतलब ये है कि उसको इन्फेक्टिव कार्डाइटिस का नहीं, सॉरी ये वो नहीं है। उन्होंने पूछा है कि मिड डायस्टोलिक मर्मर है एपेक्स के ऊपर, कौन सी वैल्यूलर रीजन है, ये माइटल स्टेनोसिस हो सकती है। इसकी हम एक डायग्राम से एक्सप्लेनेशन करते हैं, और उसके बाद विच एंटीबायोटिक वुड यू प्रिस्क्राइब बिफोर डेंटल एक्सट्रैक्शन, ओरल अमोक्सिसिलिन, ठीक है। इस वाले डायग्राम से अगर हम देखें तो हमें रटा मारना है, सीधी सी बात है, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। नॉर्मल के अंदर पहले S1 आ रही है, S2 आ रही है, ये सिस्टिक फेज है और ये डायस्टिक फेज है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कार्डिक साइकिल है। नॉर्मल के अंदर ये है, फिर एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस में पैनसिस्टोलिक मर्मर है, फिर माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल रिगर्जिटेशन में पैनसिस्टोलिक मर्मर है, लेकिन एंड पे जाके वो डाई आउट कर रहा है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर हमारे पास पूरे डायस्ली के अंदर मर्मर है। फिर माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर मिड डायस्टोलिक मर्मर है हमारे पास। पेटेंट डक्टस आर्टिकुलोसिस में थ्रू आउट मर्मर है। नॉर्मल के अंदर S1 S2 है। एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर पैनसिस्टोलिक मर्मर है। माइट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर पैनसिस्टोलिक मर्मर है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो कम है एओर्टिक स्टेनोसिस वाले से। फिर एओर्टिक रिगर्ज के अंदर पैन डायस्टोलिक मर्मर है, और फिर माइट्रल स्टेनोसिस में मिड डायस्टोलिक मर्मर है, और पेडिया के अंदर टोटल मर्मर है।
सिस्टली डायबिटीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, ब्रोंकियल अस्थमा है, उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन शुरू करनी है, कौन सी मेडिकेशन अवॉइड करेंगे, क्यों? बीटा ब्लॉकर अवॉइड करेंगे क्योंकि वो ब्रोंकोस्पाज्म कॉज कर सकती है। 34 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है, उसने वैक्सीनेशन करानी है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, क्या उसका शेड्यूल होगा 016? ये एक कैथेटर है, क्या ये फोली कैथेटर है, क्यों? क्या इंडिकेशन है इसकी? अनकॉन्शियस पेशेंट्स के अंदर डालते हैं, यूरिनरी रिटेंशन के पेशेंट के अंदर डालते हैं, पैराप्लीजिया सीवीए के पेशेंट के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक डेक्सट्रोज का इंजेक्शन है, ये क्या है और क्यों है, क्यों यूज करते हैं? डेक्सट्रोज का इंजेक्शन जो है हम हाइपोग्लाइसीमिया हम यूज करते हैं, और कौन सी ड्रग दे सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया में? ग्लूकागोन। नेक्स्ट हमारे पास ये एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास एनजी ट्यूब है। 3 इंडिकेशन क्या है? फीडिंग के लिए, डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक कंटेंट के लिए, स्टमक वॉश के लिए, और इसके अलावा जो है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट के लिए। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है इसको डालते रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, एस्पिरेशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंजेक्शन है फिरोसमाइड का इंजेक्शन है, ड्रग बताना है, उसकी इंडिकेशन बतानी है। ड्रग फिरोसमाइड है, ये डायूरेटिक है, डायूरेटिक जो है वो अकोमुलेशन वाली जो चीजें हैं ना उसके अंदर लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सीसीएफ, हेपेटिक सिरोसिस, फ्लूइड रिटेंशन, फोर्स डायूरेटिक इन वेरियस पॉइजनिंग, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव ओलिगोयूरिक एक्यूट रीनल फेलियर विद ओवरलोड के अंदर देंगे। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल गया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोटेंशन, जब डायूरेसिस करेंगे सोडियम निकलेगा, पोटेशियम निकलेगा, यूरिक एसिड जो है वो बिल्ड होगा, हाइपरयूरिसीमिया, मसल क्रैम्प्स आएंगे, इनकी सोडियम पोटेशियम की कमी की वजह से, पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, रैश, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट हमारे पास एक हिमासिल दिया हुआ है, हिमासिल क्या है? हिमासिल कोलॉइड फ्लूइड है, दो तरह के फ्लूइड होते हैं, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। कोलॉइड वो हैं जो कि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट के अंदर रिजाइड करते हैं। अब ये किसकी इंडिकेशन भी वही होंगी, हाइपोवोलेमिक शॉक, जब वॉल्यूम जब कम हुआ है तो हमने वॉल्यूम बिल्ड करना है आर्टरीज का या वेसल्स का, तो हम हिमासिल देंगे। बंस के अंदर भी वॉल्यूम कम होगा, एसाइटिस या प्लूरल फियर, उसमें भी हमने वॉल्यूम बिल्ड करने के लिए इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ये देंगे। कंट्रा इंडिकेशन क्या है? कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के अंदर नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 60 ईयर ओल्ड क्रॉनिक स्मोकर है, कंप्लेन कर रहा है परसिस्टेंट कफ, वेट लॉस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये सारी चीजें जो हैं, परसिस्टेंट कफ, वेट लॉस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब ये कि उसको कोई सांस का मसला है। फिर हमने देखा उसको क्लबिंग भी है, निकोटीन स्टेनिंग भी है, तो इसका मतलब ये कि उसको लंग का कुछ ना कुछ कैंसर टाइप है, तो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा आ गया। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी इसकी? लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो इन्फिल्ट्रेट हो गई है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है। तीसरी चीज इन्वेस्टिगेट करेंगे, चेस्ट एक्सरे, सीटी चेस्ट, मीडियास्टिनम, ब्रेन और एब्डोमेन, और हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, डेवलप्ड ग्रॉस हेमेचूरिया आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये वही की सभी सवाल है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, कोला कलर यूरिन इसमें आता है। उसके बाद हमारे पास 3 इन्वेस्टिगेशन क्या है? 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन, थ्रोट स्वैब, एएस, टाइटर रीनल बायोप्सी। नेक्स्ट हमारे पास है 5 ईयर ओल्ड मेल है, सीनियर कलीग उसको लेके आए हैं कि वो अपनी वाइफ को जो है वो लॉकअप कर देता है लिविंग हाउस। अब इसके डिफरेंशियल और उसको कोई इलनेस भी नहीं है। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? ब्रेन डिजीज हो सकती है, कोई ड्रग्स लेके वो ऐसा कर सकता है, एंडोक्राइनोपैथी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म, एन्सेफेलोपैथी, शिज़ोफ्रेनिया, मेनिया या डिल्यूजन। अब करना क्या है कि उसकी वाइफ को अलग कर दें जब तक उसका मेंटल स्टेटस ठीक ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास उसको बिहेवियरल थेरेपी देंगे। उसके बाद हमारे पास 16 ईयर ओल्ड बॉय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया, एक्सर्शन और पैल्पिटेशन के साथ। पैरास्टर्नल हीव बताती है कि उसका जो है वो राइट वेंट्रिकल जो है वो हाइपरट्रोफी हुआ है, यानी कि सिस्टम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और स्प्लिटिंग ऑफ वाइड फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग ऑफ हार्ट साउंड है। और जब हम सैचुरेशन देखें तो स्पीरा वेना केवा के अंदर और इंफीरियर वेना केवा के अंदर 69 65 है, राइट एट्रियम के अंदर 81 है। तो सैचुरेशन जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये है कि शिफ्टिंग या मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से हमारे पास सैचुरेशन राइट के अंदर, जब ये वेना केवास के अंदर कम थी तो यहाँ पे 81 नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ये बता रहा है कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम की तरफ आ रहा है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, एएसडी है बच्चे को, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है उसकी ज्यादा हो रही है। यूजुअली जो है वो 65 to 75% होती है राइट एट्रियम के अंदर। डायग्नोसिस एएसडी, फीचर्स क्या है? फिक्स्ड वाइड स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड। नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो फिर से एक सीटी स्कैन दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पूछा कि क्या है ये सीटी स्कैन ब्रेन है, क्या फाइंडिंग है इसके अंदर? हाइपोडेंस एरिया है लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, और उसके बाद हमारे पास क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके? हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया और सिगरेट स्मोकिंग। नेक्स्ट हमारे पास फिर से लंग की वही वाली पिक्चर दी हुई है जो कि टीबी वाले पेशेंट की हो सकती है। राइट साइडेड कंसोलिडेशन है इसके अंदर अपर लोब के अंदर, और 4 एक्सपेक्टेड साइंस क्या है? डल परकशन नोट आएगा, वोकल फ्रेमिटस, ब्रोंकियल ब्रीदिंग, और चेस्ट एक्सपेंशन इस साइड पर रिड्यूस होगी। कराएंगे क्या सीबीसी एएसआर, स्पूटम फॉर स्टेनिंग यानी टीबी को देखने के लिए, और देंगे क्या प्रोस्पेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइजेशन विद साल्बुटामोल एटसेट्रा। इसके बाद हमारे पास एक गंदी सी सीधी दी हुई है, बस यूं इसके अंदर। तो ये क्या है? ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया है, प्रॉक्सिमल वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ये वीटी चल रहा है। इसके अंदर क्या है कि रेट 240 से भी ज्यादा है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो नैरो है, और अपराइट V1 है, पता नहीं, ये इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक फिर से एसएलई की पेशेंट है, मेलर रैश है, जिनके कंडीशन क्या है एसएलई। इसके 5 सिम्टम ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसको हम करते हैं सोप ब्रेन एमडी, सोप ब्रेन एमडी, सीरोसाइटस ओरल अल्सर, एएनए पॉजिटिव, फोटोसेंसिटिविटी, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, ब्लड इन्वॉल्वमेंट, रीनल इन्वॉल्वमेंट,
एंटी डीएनए, और उसके बाद हमारे पास एलोपेशिया हो सकता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट आर्थराइटिस और डिस्कॉइड रैश, मेलर रैश, ये चीज़ें आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक पैटर्न है ब्रीदिंग का। इन्होंने बोला है क्या पैटर्न है ब्रीदिंग का, तेजी से वेंटिलेशन हो रही है, फिर स्टॉप, फिर तेजी से हो रही है, फिर स्टॉप, फिर तेजी से हो रही है, फिर स्टॉप। ये काइंस्टोन ब्रीदिंग है, पीरियोडिक ब्रीदिंग। ये क्यों हो सकती है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, यूरेनिया, स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन के अंदर सीन है, डिप्रेशन और एल्डरली पेशेंट्स के अंदर हो सकती है। 18 ईयर ओल्ड गर्ल इमरजेंसी रूम में लेके आए, अनकॉन्शियस है, ब्लड की पीएच उसकी है 7 का मतलब ये है कि उसकी एसिडोसिस हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड है 20, कार्बन डाइऑक्साइड 20 का मतलब ये है, और सीरम बायकार्ब्स है 10 मिली इक्विवेलेंट, बायकार्ब्स रिड्यूस्ड हैं, और इसका मतलब ये है कि उसको बायकार्ब्स कम होने का मतलब ये है कि उसको एसिडोसिस हुई है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की क्या कॉजेस हो सकती हैं? रीनल फेलियर, डीके, लैक्टिक एसिडोसिस। और क्या हम उसकी डायग्नोसिस करेंगे? शुगर लेवल कराएंगे, यूरिन फॉर कीटोन कराएंगे, सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कराएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एमआरआई की पिक्चर शो की हुई है इन्होंने। एमआरआई ब्रेन है। अब ये चूंकि वेंट्रिकल्स व्हाइट नजर आ रहे हैं, ब्रेन ब्राउन ब्लैक नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से हमने इसको एमआरआई कहा है। इसके अंदर हमारे पास क्या डायग्नोसिस है? डायलेटेड वेंट्रिकल्स इसके अंदर हमारे पास डायग्नोसिस है। क्यों है? क्योंकि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस हुआ है। और प्रोबेबल कॉजेस क्या है? बेसिलर मेनिंजीज के अंदर मेनिंजाइटिस था, उसकी स्कारियां, यहाँ सबरेक्नोइड हेमरेज है, यहाँ कोई ट्रॉमा है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक पेशेंट है जिसके यहाँ पे रैश है। इस रैश को हम आइडेंटिफाई करें तो ये हर्पिस ज़ोस्टर का रैश है। 2 ड्रग्स ये हम पहले भी कर चुके हैं वैसे, एसाइक्लोविर गेंसिक्लोविर करेंगे, या फिर हम जो है वो इसको पेन किलर्स देंगे क्योंकि इसको पेन हो रही होगी, और स्टीरॉइड्स देंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, प्रीगाबलिन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर से वही है, राइट अपर लोब की कंसोलिडेशन। राइट अपर मूवमेंट डिक्रीज होगी, पैल्पिटेशन पे ट्रेकिया सेंट्रल होगा, वोकल फर्मेंटस इंक्रीज होगा, परकशन पे डलनेस होगी अपर राइट चेस्ट पे, और फिर ऑस्कल्टेशन के ऊपर ब्रेथ साउंड्स जो है वो ब्रोंकियल होंगी, क्रैपिटेशंस हो सकती हैं, वोकल रेजोनेंस इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास एक पिक्चर दी हुई है फिल्म की, और स्पूनिंग ऑफ नेल कॉइल नीचे दिखा है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, हाइपोक्रोमिया, एनिसोसाइटोसिस, पाइक्लोसाइटोसिस, फॉर डिफिकल्टी इन द रीजनिंग ऑफ स्वेलिंग। क्यों है? क्योंकि स्वेलिंग पोस्ट मतलब उसके गर्दन के अंदर जो है वो एसोफेगस के अंदर पोस्ट रिक्वायर्ड एसोफेजियल वेबिंग हुई है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? सीरम आयरन, फेरेटिन, टीआईबीसी, स्टूल ऑकल्ट ब्लड, ओवरसिस और अपर जीआई एंडोस्कोपी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास ग्रेव्स डिजीज की पेशेंट है, एक्सोथर्मोस और लिड डिटेक्शन, ग्रेव्स आई डिजीज विद इन पेशेंट विद थायराइडोसिकोसिस। नेक्स्ट हमारे पास एक चेस्ट एक्सरे है जिसके अंदर जो है वो राइट साइड पे प्लूरल इफ्यूजन है, निमोनिया, टीबी के अंदर हो सकती है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट है 20 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि प्रेजेंटेड विद एरिथमेटस स्केली स्किन रैश के साथ। ये सोरियासिस है। इसके सोरियासिस के 5 पी होते हैं, ब्लैक, पर्परा, पर्पल, पेप्यूल, और एक और होता है पता नहीं क्या। ट्रीटमेंट के टॉपिकल स्टेरॉइड और इमोलिएंट्स देंगे उसको, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस से यूवीए या यूवीए देंगे, और मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन वगैरह देंगे क्योंकि ऑटो इम्यून प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास फिर से सिटी ब्रेन की एक पिक्चर है जिसके अंदर हमारे पास डेंस ओपेसिटी आ रही है राइट हेमिस्फीयर के अंदर। डायग्नोसिस क्या है? इंट्रासेलुलर ब्लीड विद इंट्रावेस्कुलर एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमारे पास एक पिक्चर है जिसके अंदर देखी जा सकती है स्ट्रॉबेरी टंग। स्ट्रॉबेरी टंग जो है वो एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए इंफेक्शन की वजह से होती है, ओकेजनली ग्रुप सी और ग्रुप जी की वजह से भी हो सकती है। स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर ये बहुत ज्यादा होती है, कॉन्टेक्ट जिनके हों, मतलब गला जिनका खराब हो, बच्चों का आपस में कॉन्टेक्ट हो। नेक्स्ट हमारे पास एक और चेस्ट एक्सरे दिया हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे हाइलर लिम्फेडिनोपैथी दिखाई हुई है बायलेटरल। इसके अलावा टांगों के ऊपर जो ये नजर आ रहा है ये हमारे पास एरिथमा नोडोजम है। डायग्नोसिस क्या है? सार्कोइडोसिस हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे सीटी चेस्ट, सीटी गाइडेड हाइलर लिम्फ नोड बायोप्सी, ब्रोंकियो एल्वियोलर लवाज, मॉन्टक्स टेस्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लेवल, सीरम कैल्शियम। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक ईसीजी की पिक्चर है जिसके अंदर हमारे पास पी वेव जो है वो नहीं दिख रही, मतलब ये कि इस तरह की कोई पिक्चर है तो ये एफिब है। इसके अंदर रेडियल पल्स कैसी होगी? इरेगुलर पल्स डेफिसिट आएगा। 4 कॉजेस की क्या है? माइट्रल स्टेनोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, इस्केमिक हार्ट डिजीज, एट्रोपिन, या इडियोपैथिक, या फिर लंग्स डिजीज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास एक ये डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास अल्नर डेविएशन ऑफ हैंड है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पिक्चर है। वेस्टिंग ऑफ स्मॉल हैंड मसल, स्वेलिंग एंड मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, अल्नर डेविएशन ऑफ हैंड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पिक्चर है। एनसेड्स देंगे इनको, मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्लोरोक्विन, स्टेरॉइड्स, क्योंकि इनमें भी इम्यून सप्रेशन ही करनी है हमने मेनली। नेक्स्ट हमारे पास एक और ईसीजी है। ये ईसीजी जो है वो एमआई की है, इसके अंदर एसटी एलिवेशन नजर आ रही है। टी वेव इन्वर्जन है इंफीरियर लीड्स के अंदर, 2, 3 और एवीएफ के अंदर, लेटरल लीड्स के अंदर भी रेसिप्रोकल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है हमारे पास कुछ लीड्स के अंदर। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मॉर्फिन, ऑक्सीजन और थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्राइब द स्किन लिए, पस डली हुई है, बुलस इरप्शन है वेरियस साइजेस के। कॉजेस क्या हो सकते हैं? पैम्फिकस वल्गैरिस, बुलस पैम्फिकॉइड, डर्मेटाइटिस, हेपेटिफॉर्मस या एपिडर्मा ब्लोसा। नेक्स्ट हमारे पास एक और इसी तरह की स्किन ली है ना, ये जरा बड़ी है तो इसको पैम्फिकस वल्गैरिस कहेंगे। इसका लेवल बुला चूंकि इंट्रा एपिडर्मल होता है तो उसकी वजह से इस तरह की बहुत ही गंदी सी पिक्चर नजर आती है। इसमें भी हम स्टीरॉइड्स देंगे और साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है वो नजर आ रही है एक पिक्चर हैंड की। 40 ईयर ओल्ड मेल है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डेली लाइफ एक्टिविटी जो है उसकी हिंडर होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से। तो हमारे पास क्या डायग्नोसिस है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, चेस्ट एक्सरे करेंगे, रेजोल्यूशन सीटी करेंगे, और उसके अलावा ब्रोंकियल लवाज करेंगे। इसको क्या क्या हो सकता है? लंग कैंसर हो सकता है, ब्रोंकिक्टेसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस और लंग एब्सेस। नेक्स्ट हमारे पास एक फंगल नेल
की पिक्चर है, फंगल नेल लगे हुए हैं। इसके साइन की अगर हम बात करें तो ये नेल पिटिंग है, इसको ओनिकोमाइकोसिस कहेंगे। फंगल नेल इन्फेक्शन, इसके अंदर एलोपेशिया अरेटा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास वही पिक्चर है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से हमने मरमर देखने हैं। पैन सिस्टोलिक एओर्टिक स्टेनोसिस, पैन सिस्टोलिक जो स्लो वाला होगा वो माइटल रिगर्जिटेशन, पैन डायस्टोलिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पैन मिड डायस्टोलिक माइटल स्टेनोसिस, टोटल के अंदर पीडीए का। अभी हमारे पास अलग अलग करके लीड्स दिखाई हुई ईसीजी की, और इसके अंदर हमने पूछा हुआ है कि क्या है। इसके अंदर क्यूआरएस वाइड है, क्यूआरएस वाइड हम तब कहेंगे जब ये 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज्यादा होगा। इसके अलावा लेफ्ट एक्सिस की डेविएशन है, क्यों है कि उसके लिए रूल ऑफ थंब होता है लीड 1 और लीड ए बी एफ को अगर हम देखें तो इसका नोक ऊपर को है, इसकी नोक जो है वो नीचे को है, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तो कुछ भी नहीं होगा, अगर ये नीचे होगी और ये ऊपर होगी तो ये राइट एक्सिस डेविएशन है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या शो करिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जिसकी वजह से लेफ्ट एक्सिस डेविएशन शो होती है, और कॉजेस क्या है इसकी, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास अब ये वो वाला एक्सरे जो मैं आपको बोल रही थी कि क्लियर एयर फ्लूइड लेवल आ रहा है, इसका मतलब ये कि नीचे एयर भी है और फ्लूइड भी है। होमोजेनस ओपेसिटी राइट साइड ऑफ चेस्ट पे है, लोअर जोन में, तो ये हमारे पास पायोनिमोथोरिक्स यहाँ पे पस पड़ी हुई है और एयर है, यहाँ हाइड्रोनिमोथोरिक्स है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे विद अंडर वाटर सीलिंग। नेक्स्ट हमारे पास ये टेम्परेचर रिकॉर्डिंग है, जो कि टेम्परेचर एक दिन छोड़ के आ रहे हैं, 2-2 दिन छोड़ के आ रहे हैं। ये टेम्परेचर जो है शो करता है वो टर्शन है या कॉटन है, क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास स्टेशन नंबर 26। अब स्टेशन नंबर 26 में भी चेस्ट एक्सरे दिखाया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास चेस्ट एक्सरे को देखने के लिए हमारे पास क्या क्या देखना है हमने, एयर, बोन्स, कार्डिक शैडो और डायफ्राम, और उसके बाद हमने देखना है कि इसका एक्सपोजर कैसा है। कार्डिक शैडो ओके, एयर वे देखना है, एयर वे सेंट्रल है ओके, दो चीजें ओके हो गई। बोन्स पोस्टीरियर साइड से है ये, तो बोन्स का एक्सपोजर ठीक है, बोन्स भी ओके हो गई। उसके बाद हमारे पास डायफ्राम यहाँ से इधर है और यहाँ से ये इधर है, मतलब ये कि डायाफ्राम यहाँ से जो है वो नजर नहीं आ रहा, और कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल और कार्डियोफ्रेनिक एंगल ये दोनों ऑब्सक्योर हुए हैं। इसका मतलब ये कि नंबर 1 हमने आइडेंटिफाई करना था कि क्या इन्वेस्टिगेशन कराई है, एक्सरे चेस्ट पीए व्यू। होमोजेनस ओपेसिटी है हमारे पास राइट साइड पे, लोअर साइड ऑफ चेस्ट पे, और राइट साइड पे प्लूरल इफ्यूजन है। इफ्यूजन जो है उसका मतलब ये है कि प्लूरा के अंदर पानी भरा हुआ है, वो जो है वो लंग की बेस पे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से डायफ्राम ऊपर पुश हो गया और नीचे सारा होमोजेनस ओपेसिटी यानी व्हाइट जो है वो अक्युमुलेशन है, जिसकी वजह से कार्डियोफ्रेनिक कॉस्टोफ्रेनिक एंगल ऑब्सक्योर हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास अगला है हाइपर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट। क्या डिमॉन्स्ट्रेट है जॉइंट हाइपर मोबिलिटी, कौन से डिसऑर्डर में होती है, मार्फन सिंड्रोम, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर होती है, एहलर-डैनियलोस सुडोमिक्सिमा इलास्टिकम। इस एज पे आती है, मोस्ट कॉमनली एडोलेसेंस या यंग एडल्टहुड के। नेक्स्ट हमारे पास है राइट आईलेट जो है वो ड्रूप है, इसका मतलब ये है कि कंप्लीट सोर्सेस है राइट आई की। 3 कॉजेस क्या हो सकती हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस एक कॉज हो सकती है जो हमने पहले भी पढ़ा, हॉर्नर सिंड्रोम कॉज हो सकता है कंजेनिटल, यहाँ पे थर्ड नर्व पासी, थर्ड नर्व जो है वो लेटर पाल्पेब्रा सुपीरियोरिस को स्पाई करती है, जो कि इसको आंख को खुला रखने में मदद देता है। इसके बाद हमारे पास है ये एक ट्यूब, ये ट्यूब क्या है, ये हमारे पास एंडोट्रेकियल ट्यूब है विद कफ, ये चीज होगी तो इसका मतलब कफ है, ये चीज नहीं होगी तो इसका मतलब कफ नहीं है। 2 इंडिकेशन इसकी क्या है, रिससिटेशन के अंदर यूज करते हैं हम, वेंटिलेशन अगर करनी हो तब यूज करते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी या क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर के अंदर जनरल एनेस्थीसिया में यूज कर सकते हैं, स्टेटस एस्मेटिकस में, गैम्बेरी में, जीबीएस में, माइसीनिया क्रेसिस में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में, जो भी चीज रेस्पिरेटरी मसल की वीकनेस या रेस्पिरेटरी फेलियर कर रही है उसके अंदर यूज हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसके यूज से, ट्रेकियल स्टेनोसिस, क्योंकि ट्रेकिया डैमेज होगा वो स्टेनोस हो सकता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के दरमियान में पाथवे बन सकता है, ट्रेकियोब्रेंकियल फिस्टुला, लिप्स टीथ टंग को लेरिंजोस्कोप से ट्रॉमा हो सकता है, लेरिंजोस्कोप डाल के डालते हैं हम इसको, पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल का ट्रॉमा हो सकता है, वोकल कॉर्ड को इंजरी हो सकती है, एसोफेगस में डल सकती है, एस्पिरेशन हो सकती है गैस्ट्रिक कंटेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है एक टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस के पेशेंट जो कि पैल्पिटेशन के साथ एडमिट हुए हैं, उनका बीपी 150/100 यानी रेज है, पल्स 64 यानी कि बहुत कम है, पिटिंग एडिमा है, पेरिऑर्बिटल पफिनेस है। इसका मतलब ये है कि पेरिऑर्बिटल पफिनेस का मतलब ये है कि किडनी जो है वो इन्वॉल्व हुई है। व्हाट इज द बेस्ट चॉइस फॉर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, कौन सी देंगे जो किडनी के ऊपर काम करे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर या एस इनहिबिटर। 3 इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, यूरिन कंप्लीट, आरएफटीज क्योंकि किडनी फंक्शन टेस्ट करना, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ये तीनों जो है वो किडनी से रिलेटेड टेस्ट हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अगला स्टेशन जिसके अंदर ब्लड की स्लाइड दी हुई है, और इस ब्लड की स्लाइड के अंदर हमारे पास ये जो है ये पैरासाइट है, ये मलेरियल पैरासाइट है। व्हाट इज द पेरिफेरल फिल्म शोज, पेरिफेरल फिल्म के ऊपर टर्शन मलेरिया आ रहा है, लिग्नेंट टर्शन मलेरिया। एब्नॉर्मल बिहेवियर क्या होगा इसकी बेसिस के ऊपर, मेडिकल इमरजेंसी है, इमीडिएट पैरेंटल ट्रीटमेंट शुरू करना है, 90% तक रिकवरी हो सकती है। ये ट्रोफोसाइट शो हो रहे हैं ब्लड फिल्म। नेक्स्ट हमारे पास है एक एरिया, 50 ईयर ओल्ड मैन है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है इसको, और सडन वीकनेस है राइट साइड पे और डेविएशन है एंगल ऑफ माउथ की, इरेगुलर पल्स है, और सिटी ब्रेन के ऊपर ये फाइंडिंग आई है। सिटी स्कैन पे फाइंडिंग क्या है, हाइपोडेंस एरिया, अगर कुछ नहीं पता चल रहा हाइपोडेंस का तो पता चल रहा है वो लिख देना है, यहाँ सेरेब्रल इंफार्क्शन इस्कीमिक, यहाँ उसका अगर नहीं पता चल रहा है हेमरेजिक का, ये मोस्ट प्रोबेबली इस्कीमिक स्ट्रोक है, और इसकी पॉसिबल अंडरलाइन कॉज क्या है, थ्रोम्बस या एम्बुलस। यहाँ तो उस वेसल के अंदर थ्रोम्बस बना है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बनेगा, और अगर एम्बुलस है तो वो सडन किसी भी आर्टरी से, कोई लेग से, कोई कार्डिक से जो है वो जाके ब्रेन में स्ट्रोक करा देगा। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने हमें गम्स दिखाए हुए हैं, गम्स की हाइपरट्रोफी है, 70 ईयर ओल्ड मेल हैविंग पुअर एपेटाइट विद ब्लीडिंग गम्स, डायग्नोसिस कर्वी, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉज की वजह क्या है इसकी, विटामिन सी डेफिशिएंसी। अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, वीकनेस, जॉइंट पेन, ब्रूजेस, गम डिजीज, स्पॉन्जी गम्स। स्कर्वी जो है वो अनट्रीटेड
फैटल होती है, लेकिन अब आजकल नहीं। इसके बाद इन्होंने हमें एक दिखाया हुआ है एक्सरे ये KUB है, प्लेन एक्सरे KUB, क्योंकि ये ब्लैडर नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें किडनीज नजर आ रही हैं। अब इसके अंदर फाइंडिंग है, किडनीज के अंदर ये कैल्सिफिकेशन वाला ये क्या चीज है, ये हमारे पास बायोलेटरल इरेगुलर पैसिटीज आ रही है रीनल एरिया के अंदर। मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस बायोलेटरल स्टैग हॉर्न कैलकुला। स्टैग हॉर्न कैलकुला जो है वो इस तरह का कुछ होता है, लाइक जैसे हिरन के वो सींग होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये पिक्चर है हैंड की, जिसके ऊपर साफ क्लबिंग शो है, विच इज बीइंग शोन क्लबिंग। टू रेस्पिरेटरी डिजीज जिसकी वजह से हो सकती है, लंग एब्सेस, कार्सिनोमा लंग, ब्रोंकिएक्टेसिस, या फिर COPD की वजह से हो सकती है, एम्फेसिमा। नेक्स्ट हमारे पास ये फिर से वही आंटी है, पूरे इनके आईलिड ओपन है, तो ये ग्रेव्स डिजीज की है मोस्ट प्रोबेबली। टू कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन हो सकती है, एफिब हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या CCF हो सकता है। इसके बाद हमारे पास एक 45-ईयर-ओल्ड मैन है, पेंडेक्टमी करनी है उनकी, और उनको माइट्रल वाल्व डिजीज है। क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, अभी एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन। वाल्वुलर हार्ट डिजीज कौन सी कॉमन है, कौन सी कॉमनेस्ट कॉज है, रेमेटिक फीवर। नेक्स्ट 38-ईयर-ओल्ड डायबिटिक है, एडवांस रीनल डिजीज है, उसको इन्फेक्शन है राइट इंडेक्स फिंगर में, कल्चर ऑफ पस अगर कराया है तो वो इन एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है। अब इनमें से कौन सी ड्रग, क्योंकि उनको रीनल डिजीज है, कौन सी ड्रग जो है वो हम अवॉइड करेंगे, जेंटामाइसिन अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो नेफ्रोटॉक्सिक है। नेक्स्ट है हमारे पास 15-ईयर-ओल्ड गर्ल प्रेजेंट्स विद रिकरेंट सोर थ्रोट, जॉइंट पेन एंड फीवर। सोर थ्रोट, जॉइंट पेन, फीवर, एएसओ टाइटर रेज, दैट इज सिंपल रोमैटिक हार्ट डिजीज का सिनेरियो। प्रोफाइलैक्सिस में बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे, कॉमन कॉम्प्लिकेशन रोमैटिक हार्ट डिजीज है। नेक्स्ट हमारे पास है एक इनहेलर की डायग्राम, इनहेलर की डायग्राम है, दो डिजीज जिसमें यूज होगा, एस्मा, COPD। नेक्स्ट है हमारे पास अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, हेपरिन की पिक्चर है, और अगर हम इस डायग्राम में गौर करें तो ऐसे यहाँ पे कहीं अनफ्रैक्शनेटेड नहीं लिखा हो, तो हम सिर्फ हेपरिन को देखेंगे। कहाँ इसकी इंडिकेशन है, DVT के अंदर एंटी प्लेटलेट, एंटी कोएगुलेशन करेगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, अनस्टेबल एंजाइना में, स्ट्रोक में, एफिड में। अब हम देखते हैं हेपरिन का मैकेनिज्म कैसे ये काम करेगी इन सब के अंदर। हेपरिन क्या है, कैसे काम करती है। हेपरिन जो है एक नेचुरली अकरिंग एंटीकोएगुलेंट है जो ब्लड थिनर है। ये नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकिन है, अनफ्रैक्शनेटेड भी होती है, लो मॉलिक्यूलर भी होती है। कैसे काम करती है, हेपरिन क्लॉट को डायरेक्टली ब्रेक नहीं करती, लेकिन ये जो है एंटीथ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को इनहांस करती है, जो कि नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन है। एंटीथ्रोम्बिन 3 क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट करेगी, थ्रोम्बिन को, क्लॉटिंग फैक्टर थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करेगी। हेपरिन जो है वो एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ बाइंड करेगी, कन्फर्मेशनल चेंज लाएगी, जिसकी वजह से एंटीथ्रोम्बिन 3 की एबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और एक्ट फैक्टर 10A और थ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन क्या करती है, वो फैक्टर 2A यानी कि थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A बोथ को इनहिबिट करती है। इसको जो है रिक्वायर्स बाइंडिंग एंटीथ्रोम्बिन 3 एंड थ्रोम्बिन साइमल्टेनियसली, सो इट यानी कि ये एंटीथ्रोम्बिन 3 को भी करती है इफेक्ट, लेकिन साथ में थ्रोम्बिन पे भी बाइंड कर जाती है, तो ये ज्यादा अच्छा काम करती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के अंदर नॉक्साप्रिन, नॉक्साप्रिन जो है वो एंटीथ्रोम्बिन 3 और थ्रोम्बिन दोनों को जो है वो बाईपास कर देती है, और फोंडापेन और सिंथेटिक एनालॉग है। ऑनसेट या ड्यूरेशन की बात करें, अनफ्रैक्शनेटेड जो है वो इमीडिएट ऑनसेट होता है, उसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। हेपरिन की अगर यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास DVT, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, DVT, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम यानी अनस्टेबल एंजाइना, MI में, वैस्कुलर इंजरी, डायलिसिस में क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगी। वारफरिन से ब्रिज करना हो जब थेरेपी को तब यूज करते हैं, और प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, ये पास नहीं करती प्लेसेंटा। मोस्ट कॉमन इसके साइड इफेक्ट क्या है, ब्लीडिंग, क्योंकि ब्लड थिन होता है, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये इम्यून मीडिएटेड होता है। ऑस्टियोपोरोसिस अगर लॉन्ग टर्म यूज करें, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, हाइपरसेंसिटिविटी हो सकती है। एंटीडोट क्या है, प्रोटामिन सल्फेट, ये न्यूट्रलाइज कर देती है हेपरिन को। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक चेस्ट एक्सरे की पिक्चर है, जिसके अंदर हमारे पास फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम है, और हार्ट जो है वो बहुत बड़ा हुआ है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस एम्फेसिमा है, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड बाय स्टॉप स्मोकिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एक आंटी की पिक्चर है, और उन्होंने पूछा है कि क्या डायग्नोसिस है। इन आंटी का ये वाली आई को अगर हम देखें तो ये मीडियली डेविएटेड है, ये लेटरल रेक्टस जो है ना वो आंख को लेटरली लेके जाता है, लेकिन अगर लेटरल रेक्टस जो है वो डैमेज होगा, जो कि एब्ड्यूसर नर्व 6 नर्व सप्लाई करती है, तो उसकी वजह से जो है ये मीडियली मूव कर जाएगा आई को। तो लेफ्ट एब्ड्यूसर नर्व की पाल्सी है, ये क्यों हो सकती है, डायबिटीज, ट्यूमर, वेस्कुलाइटिस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ये एक हैंड जिसका सारा पाम रेड है, दरमियान से पैलर है, ये हमारे पास इसको पाम रेड कहते हैं। ये क्यों होता है, CLD के अंदर होता है, प्रेगनेंसी के अंदर होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर होता है। 15-ईयर-ओल्ड गर्ल है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, उसको डेंटल एक्सट्रैक्शन उसने करानी है, उसकी एलर्जी है पेनिसिलिन से। अब उसको चांस क्या है, उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, हमने उसके लिए क्या देना है, पेनिसिलिन से वो एलर्जी है, क्लिंडामाइसिन देंगे। कोई भी 2 कंजेनिटल हार्ट डिजीज का नाम है, VSD, ASD, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कॉमनेस्ट वायरल हेपेटाइटिस जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है, हेपेटाइटिस C, वैसे तो BB होता है। प्रिवेंशन कैसे है, स्क्रीनिंग ऑफ डोनर, वायरस जो कि फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस के ट्रांसमिट होते हैं, A और E। ये हमारे पास एक नीडल है, ये लंबर पंक्चर की नीडल है। कंट्राइंडिकेशन क्या है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा रेज होगा तब हम जो है नहीं कर सकते, और ये हम कैसे देखते हैं, पैपुलोडीमा के जरिए। आई का एग्जामिनेशन करते हैं, अगर उसमें पैपुलोडीमा हो तो हम लंबर पंक्चर नहीं। फिर इसके बाद हमारे पास एक टैबलेट दी हुई है, एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है, एंटी प्लेटलेट है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चेस्ट एक्सरे दिया हुआ है। इस चेस्ट एक्सरे में क्या है कि हमारे पास एक तो यूं करके बना हुआ है, मतलब ये कि ऊपर सारी एयर है, अगर ये यहाँ पे फ्लूइड होता ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती, एयर फ्लूइड लेवल आता। अब ये होमोजेनस राइट अपर लोब की कंसोलिडेशन है, इसके अंदर ऊपर यहाँ पे वोकल रेजोनेंस बड़ी भी होगी और ब्रोंकियल ब्रीदिंग होगी।
मोस्ट प्रोबेबली ये टीबी का पेशेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लूइश डिस्कलरेशन हुई है लिप्स की और हैंड्स की, ये क्या है? सेंट्रल साइनोसिस। क्यों हो सकती है? एएसडी वीएसडी टेट्रोलॉजी फेलो और सीसीएफ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फेशियल नर्व पाल्सी है, लेकिन इसको फेशियल नर्व पाल्सी कहेंगे और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप कहेंगे, लेकिन ये जो है कम इसका डायग्नोसिस है, ये इनकम्प्लीट डायग्नोसिस को हम रैमसे हैंड सिंड्रोम कहेंगे इसकी वजह से। अब हम देखते हैं रैमसे हैंड सिंड्रोम क्या होता है। रैमसे हैंड सिंड्रोम क्या है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि वेरिसेला जोस्टर यानी कि चिकन पॉक्स इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। ये 7th नर्व के जेनिकुलेट गैंग्लियन को इन्वॉल्व करता है। चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन के बाद वेरिसेला जोस्टर जो है वो डोमिनेंट क्रेनियल नर्व के गैंग्लिया के अंदर पड़ा रहता है। जब ये रिएक्टिवेट होता है तो ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग करता है फेशियल नर्व की और फेशियल पैरालिसिस और हेपेटिक रैश करता है एयर के रीजन के अंदर। इसका क्लासिकल ट्रायड है। क्लासिकल ट्रायड इसका क्या है? इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी की तरह लगेगी, स्वेयर एयर पेन, नोटैल्जिया और वेसिकुलर रैश ऑन एयर। अदर सिम्पटम क्या हो सकते हैं? हियरिंग लॉस, टिनाइटस, वर्टिगो, ऑल्टर टेस्ट, ड्राई आईज एंड माउथ। What could be the complications of Ramsay syndrome? फेशियल वीकनेस परमानेंट हो सकती है, क्रॉनिक पेन हो सकता है, पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया जिसको कहते हैं, आईज जो है वो इनकम्प्लीट क्लोजर हो सकता है, आई डैमेज हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकता है। एंटीवायरल थेरेपी देंगे, एसाइक्लोविर, वेलासाइक्लोविर, फैमसिक्लोविर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, प्रेडनिसोन, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एनाल्जेसिया, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप वगैरह। रैमसे हैंड सिंड्रोम हर्पिस ज़ोस्टर की रिएक्टिवेशन की वजह से फेशियल नर्व को अफेक्ट करता है, फेशियल पैल्सी, एयर पेन और वेस्कुलर रैश करता है और इसके लिए एंटीवायरल स्टेरॉइड्स थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेशन है कि ये क्या चीज है, किस क्या एग्जामिनेशन है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है? फंडोस्कोपी की है। थर्मोस्कोप से फाइंडिंग क्या है? कॉपर वायर, सिल्वर वायर, आर्टरीज, निकिंग ऑफ आर्टरीज, टॉर्चुसिटी, ये हाइपरटेंशन की निशानी है। आर्टेरियोस्क्लेरोटिक रेटिनोपैथी जो कि हाइपरटेंशन में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक नीडल। ये नीडल लंबर पंक्चर की नीडल की जैसी है, लेकिन ये लंबर पंक्चर नीडल नहीं है क्योंकि इसके साइडों पे ये है और ये हमारे पास जो है बोन मैरो बायोप्सी नीडल है। क्या इंडिकेशन है? बोन मैरो के सेल्स मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, सेल लाइंस देखने के लिए, ग्रैनुलोमा इन्फेक्शन या सेकेंडरी इन्वेलिग्नेंट इन्वेजन को देखने के लिए यूज होती है। कॉमनली साइट जहां से ये टेस्ट किया जाता है स्टर्नम या इली क्रेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलिन ग्लार्जिन। ग्लार्जिन इंसुलिन के बारे में हम सारी डिटेल्स वीडियो बना चुके हैं। लेंटस लेंटस जो है ये हमारे पास ग्लार्जिन है। ग्लार्जिन जो है वो रिकम्बिनेंट इंसुलिन ग्लार्जिन लॉन्ग एक्टिंग है, डिफरेंट टाइप। इसकी इंडिकेशन क्या है? डायबिटिक मेलाइटिस के यूज के लिए, डायबिटिक मेलाइटिस में यूज होती है सबक्यूटेनियसली। अदर टाइप क्या है? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, बाइफेजिक। नेक्स्ट है हमारे पास के एक पेशेंट है जिसको जो है पेरी ऑर्बिटल एडीमा है, जो कि इस पिक्चर में खास वाजे नहीं है। हर एएनएफ जो है वो पॉजिटिव है। और व्हाट आर द टू मेन कॉजेस फॉर द पेरेंट्स? डर्मेटोमायोसाइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम ड्यू टू एसएलई या ल्यूपस नेफ्राइटिस। और उसके बाद व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन? सीपी के करेंगे, मसल बायोप्सी, डीएनए बाइंडिंग, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए या नॉर्मल एसएलई, ये चीजें हम देखेंगे।